वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका नीट पंचनामा पर। तो बच्चों, आज हम करेंगे बायोमोलिक्यूल से आए हुए एम्स में प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़, जो आपकी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और हम हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट डिटेल के अंदर करेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेन कोबाल्ट। इसने कहा है कोबाल्ट किसके अंदर प्रेजेंट है। तो वन बाय वन हम सारे ऑप्शन को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा विटामिन B12। अब विटामिन B12 को कहते हैं हम कोबैलामीन। इसके अंदर प्रेजेंट है बच्चों कोबाल्ट। ये काम करता है हमारे RBC की फॉर्मेशन में, हमारे DNA की फॉर्मेशन में, और जो हमारे न्यूरॉन के फंक्शन है उसमें काफ़ी हद तक हेल्पफुल है विटामिन B12। नेक्स्ट हमारा सेकंड ऑप्शन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट है हमारी RBC के अंदर। इसका काम है O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट करना। इसके अंदर प्रेजेंट है हेमा ग्रुप, और हेमा ग्रुप होने के कारण इसके अंदर होगा आयरन। नेक्स्ट है हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है, और इसके अंदर मिलता है मैग्नीशियम। ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट और हेल्प कराता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। नेक्स्ट हमारा विटामिन डी। विटामिन डी को कहते हैं हम सनशाइन विटामिन, क्योंकि ये हमें सन से मिलती है। इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरोल। अब इसे कैल्सीफेरोल क्यों कहते हैं? क्योंकि विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। जितना ज़्यादा आपके शरीर के अंदर विटामिन डी होगा, उतना ही ज़्यादा आपका शरीर के अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी और आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। तो विटामिन डी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में। तो हमारा इसका आंसर है फर्स्ट वाला कोबाल्ट। इसने कोबाल्ट पूछ रखा था। नेक्स्ट है हमारा द फंक्शनल ग्रुप विच इज़ फाउंड इन अमीनो एसिड्स। इसने कहा है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप अमीनो एसिड के अंदर प्रेजेंट है। तो हम सबसे पहले ये स्लाइड देखेंगे। ये एक स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का। अब इसके अंदर देखिए बच्चों, एक R ग्रुप प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इधर लिख देता हूँ मैं। ये एक COH ग्रुप जिसे कहते हैं हम कार्बोक्सिल ग्रुप। ये ग्रुप है अमीनो ग्रुप। इसके अंदर 4 ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिल, अमीनो, हाइड्रोजन और R। इसके अंदर H, COH और NH2 ग्रुप हमेशा सेम रहेंगे हर एक अमीनो एसिड के अंदर। जितने हम 20 की 20 अमीनो एसिड पढ़ेंगे उसके अंदर सेम होंगे हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप। चेंज होगा सिर्फ R ग्रुप, क्योंकि R क्या है? वेरिएबल ग्रुप है, एक साइड चेन है। अब मैं सपोज करो मैं R की जगह H लगा देता हूँ। अगर मैंने R की जगह H को इंसर्ट कर दिया तो वो बन जाएगी ग्लाइसिन। जैसे जैसे आप R की वैल्यू चेंज करोगे आपको डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड मिलती चली जाएंगी। अगर मैंने R की जगह मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो मुझे मिलेगी अमीनो एसिड एलानिन। अगर मैंने ये ग्रुप इंसर्ट कर दिया तो मुझे मिलेगी वैलेन। अगर मैंने इस ग्रुप को इंसर्ट किया तो मुझे मिलेगी ल्यूसीन। तो याद रखना, ये दोनों जो फंक्शनल ग्रुप हैं, अगर पूछ लिया आपसे तो 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक कार्बोक्सिल और एक अमीनो ग्रुप, जो हर एक अमीनो एसिड के अंदर सेम रहेंगे। अब इसने क्या फंक्शनल ग्रुप के बारे में पूछ रखा है, तो 2 होंगे, एक अमीनो और एक COH कार्बोक्सिल ग्रुप। हमारा आंसर आएगा B और C। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वाला, द कॉमन मोलिकुलर फॉर्मूला फॉर डाइसैकेराइड इज। इसने कह रखा है कि कॉमन मोलिकुलर फॉर्मूला डाइसैकेराइड के लिए कौन सा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको डाइसैकेराइड के बारे में बताता हूँ। अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे डाइसैकेराइड की तो आपको 2 यूनिट मिलेगी सिंपल शुगर की। यहाँ कुछ डाइसैकेराइड दे रखी हैं, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, माल्टोज और लैक्टोज। अगर आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको मिलेगी एक ग्लूकोज की यूनिट
और एक मिलेगी फ्रक्टोज की यूनिट। फ्रक्टोज किसके अंदर प्रेजेंट होगा? फ्रूट के अंदर। नेक्स्ट है माल्टोज। अगर आप माल्टोज का ब्रेक डाउन करोगे तो आपको मिलेगी एक ग्लूकोज की यूनिट और सेकंड भी मिलेगी ग्लूकोज की यूनिट। थर्ड वाला लैक्टोज। लैक्टोज को हम कहते हैं मिल्क शुगर। इसका अगर मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो मुझे ये मिलेगी ग्लूकोज की यूनिट प्लस गलैक्टोज। गलैक्टोज की यूनिट। अब ये देखना, गलैक्टोज को हम कहते हैं ब्रेन शुगर। इसलिए मम्मी कहती हैं बेटा दूध पी ले, दिमाग तेज होगा। यही रीज़न है ये, क्योंकि आप मिल्क पीते हो, मिल्क में अंदर शुगर है लैक्टोज। लैक्टोज का ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज और गलैक्टोज के अंदर। और गलैक्टोज कौन सी है? ब्रेन शुगर, जो आपको आपके ब्रेन को एनर्जी प्रोवाइड करती है। सुक्रोज को हम कहते हैं केन शुगर, जो आप घर में यूज़ करते हो। और जितनी भी डाइसैकेराइड है उसका एक, ये तीन की तीन हमने डाइसैकेराइड पढ़ी, इनका एक कॉमन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये वाला C12H22O11। तो इसका आंसर आएगा हमारा फर्स्ट वाला C12H22O11। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, एंजाइम विद 2 साइट आर कॉल्ड। जिस एंजाइम की 2 एक्टिव साइट हो या फिर आप कह सकते हो 2 बाइंडिंग साइट हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बच्चों हम एलोस्टेरिक एंजाइम। इस एंजाइम में एक एक्टिव साइट होगी और एक एलोस्टेरिक साइट होगी, और इसलिए इसे कहेंगे 2 साइट हैं, एक एक्टिव साइट एक एलोस्टेरिक साइट, और उस एंजाइम को कहेंगे हम एलोस्टेरिक एंजाइम। अब कुछ टर्म दे रखे हैं इसने, एपो एंजाइम, होलो एंजाइम और कॉन्जुगेट एंजाइम। अब हम इसको पढ़ेंगे। एंजाइम 2 टाइप के हैं बच्चों, एक है सिंपल, एक है कॉन्जुगेट एंजाइम। अब सिंपल एंजाइम का अगर मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो मुझे मिलेंगी अमीनो एसिड, और कॉन्जुगेट एंजाइम का मैं करूंगा ब्रेक डाउन तो मुझे मिलेगा एक प्रोटीन पार्ट एक नॉन प्रोटीन पार्ट। अब प्रोटीन पार्ट को आप कहते हो एपो एंजाइम। कॉन्जुगेट एंजाइम के अंदर जो प्रोटीनस पार्ट है उसे कहते हैं हम एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसे हम कहते हैं कोफैक्टर। अब अगर ये दोनों एक साथ फंक्शन करते हैं, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट, तो उसे हम कहेंगे होलो एंजाइम। तो इस कॉम्बिनेशन को ही कहेंगे हम प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहेंगे होलो एंजाइम। याद रखना एंजाइम 2 टाइप के, सिंपल कॉन्जुगेट। सिंपल का आपको ब्रेकडाउन को अमीनो एसिड मिलेंगी, कॉन्जुगेट के अंदर 2 हैं, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन को हम कहते हैं कोफैक्टर। अगर ये दोनों काम कर रहे हैं, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट एक साथ काम करेंगे तो हम उससे कहेंगे होलो एंजाइम। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं प्रोटीन और नॉन प्रोटीन को होलो एंजाइम। तो नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन, सब यूनिट प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन आर। कितनी सब यूनिट प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन के अंदर? तो याद रखना हर एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर एक हेमा पार्ट प्रेजेंट होगा, और इस हेमा पार्ट के साथ बाइंडिंग होगी ऑक्सीजन, और दोनों स्ट्रक्चर बनाएंगे HbO2/4। तो कितनी सब यूनिट है? 4। नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन, द न्यूक्लिक एसिड बेस हैविंग 2 पॉसिबल बाइंडिंग साइट इज। इसने कह रखा है किस न्यूक्लिक एसिड बेस की 2 पॉसिबल बाइंडिंग साइट है, एक्टिव साइट है, जिससे वो 2 साइट से बाइंड कर सकता है। तो इसका सीधा सा आंसर है बच्चों ग्वानिन। तो ये हमें याद ही करना था, सिर्फ हमें पढ़ना था कि बताना था किसके अंदर न्यूक्लिक एसिड बेस के अंदर 2 बाइंडिंग साइट है। तो ये सिंपल सा आंसर है ग्वानिन। 7th क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज इनसोल्यूबल इन वाटर। अब इसने कह रखा है कुछ बायोमोलिक्यूल दिए आपके
नीचे ऑप्शन के अंदर, तो इसने कह रखा है कौन सा बायोमोलिक्यूल इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर, पानी के अंदर नहीं घुल सकता, मतलब उसको अगर मैं पानी के अंदर डाल दूं तो उसके बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, वो इनसोल्यूबल है। तो याद रखना हीमोग्लोबिन, एडेनिन और राइबोन्यूक्लियस तीनों के तीनों सोल्यूबल है वाटर के अंदर, लेकिन जो अल्फ़ा कैरेटिन है वो इनसोल्यूबल है। क्यों? क्योंकि ये बना है फाइब्रस प्रोटीन से। तो हमारा आंसर आएगा ए वाला। और अल्फ़ा कैरेटिन प्रेजेंट होता है हमारे हेयर के अंदर, हमारी नेल्स के अंदर और हमारी स्किन के अंदर। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और प्रोटीन सिंथेसिस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। अब इसने कह रखा है नीचे दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, सही है ट्रांसलेशन के लिए। तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारी अमीनो एसिड आर डायरेक्टली रिकॉग्नाइज्ड बाय mRNA। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है बच्चों, क्योंकि अमीनो एसिड सबसे पहले अटैच होंगे tRNA के साथ, और tRNA को कहते हैं हम ट्रांसफर RNA। इसलिए इसका नाम भी है क्योंकि ट्रांसफर करता है अमीनो एसिड को mRNA तक। पहले बाइंड करेंगी tRNA के साथ अमीनो एसिड, फिर जाएंगी mRNA तक। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। सेकंड है हमारा द थर्ड बेस ऑफ कोडोन इज लेस स्पेसिफिक। अब इसको हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे क्योंकि ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ये देखो, मैं कुछ कोडोन ले लेता हूँ, GUC, GUU, GUG, GUA। ये मैंने कुछ कोडोन ले लिए और ये कोडोन है एक अमीनो एसिड जिसका नाम है वैलिन। अब आप देखो, हम स्पेसिफिक वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं, जो कोई एक वर्ड किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हो। जैसे मैं वैलिन के लिए अगर GU कहाँ पर आ गया तो आप समझ जाओगे कि वैलिन के लिए है। बट ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। लेकिन ये थर्ड जो इसने दे रखा है, फर्स्ट में C, सेकंड में U, थर्ड में G है और फोर्थ में A है। ये चारों के चार कोडोन के अंदर ये डिफरेंट है, ये लेस स्पेसिफिक है। मतलब अगर कहीं C लिखा आ गया तो आप नहीं कह सकते कि वैलिन है। हाँ, अगर आप इनसे पता कर GU अगर दो अक्षर भी लिख दिए तो आप समझ जाओगे कि वैलिन के लिए है। ये स्पेसिफिक है किसी भी अमीनो एसिड के लिए, फर्स्ट और सेकंड रो। बट जो थर्ड है, ये थर्ड कोडोन है, ये लेस स्पेसिफिक है, ये अनकॉमन है चारों के अंदर। तो इसने यही पूछ रखा है द थर्ड बेस ऑफ कोडोन इज लेस स्पेसिफिक। जो थर्ड बेस है कोडोन का वो लेस स्पेसिफिक है। हाँ, लेस स्पेसिफिक है, अनकॉमन है हर किसी में। ये हमारा ठीक है। नेक्स्ट हमारा C, ओनली वन कोडोन कोड फॉर अमीनो एसिड। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इनकरेक्ट है बच्चों, क्योंकि हमने अभी देखा है कि एक वैलिन को कितने कोडोन कोड कर रहे हैं, 4। तो इसने क्या कह रखा है कि वन कोडोन कोड फॉर अमीनो एसिड। तो ये बिल्कुल गलत है, एक अमीनो एसिड को एक से ज़्यादा कोडोन कोड कर सकते हैं। हमारा फोर्थ ऑप्शन है एवरी tRNA मॉलिक्यूल हैज़ मोर देन वन अमीनो एसिड अटैचमेंट। तो ये बिल्कुल गलत है बच्चों, क्योंकि हर एक अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का tRNA होगा। हर एक अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक tRNA होगा। हमारा 9th क्वेश्चन है द पेयर इन विच बोथ स्पीसीज हैव आयरन इज। हमें एक ऐसा पेयर ढूंढना है इसके अंदर कि दोनों स्पीसीज के अंदर आयरन प्रेजेंट हो। तो एक सिंपल से है, इसके अंदर जो पेयर है वो है डी वाला। हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम के अंदर दोनों के अंदर आयरन प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि इसके अंदर हेमा ग्रुप प्रेजेंट है, और जहाँ हेमा ग्रुप होगा वहाँ आयरन प्रेजेंट होगा। 10th है हमारा अमंग द फॉलोइंग एल सेरीन इज। इसने कह रखा है कि इन चारों में से एल सेरीन अरेंजमेंट किसके अंदर है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक रूल पढ़ेंगे जिसका नाम है CIP रूल। CIP रूल का नाम है कॉन इनगोल्ड प्रीलोग रूल।
तो ये काफ़ी सिंपल रूल है, ये बेस है एटॉमिक नंबर पर। जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसको प्रायोरिटी सबसे पहले दी जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, कार्बन या फ्लोरीन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? फ्लोरीन का 9, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, हाइड्रोजन का है 1। तो सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे हम फ्लोरीन को, सेकंड किसे मिलेगी? ऑक्सीजन को, थर्ड किसे मिलेगी? नाइट्रोजन को, और फोर्थ किसे मिलेगी? हाइड्रोजन को। ऐसे ये रूल अप्लाई करेंगे इन पर। तो अब याद रखना, ये कार्बन है एक, इससे कौन अटैच है? कार्बन। तो आपको सिर्फ एक कार्बन देखनी है। सबसे पहले आप सिर्फ इसे देखोगे किससे ये कार्बन अटैच है, उसका एटॉमिक नंबर आपको देखना है। ये नहीं देखनी है सबसे पहले आपको, इसके पीछे क्या लगा हुआ है ये नहीं देखने। सबसे पहले इस कार्बन के साथ कौन सा एलिमेंट अटैच है। कार्बन से कार्बन अटैच है, इस कार्बन से भी कार्बन अटैच है, इस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, और इस कार्बन से नाइट्रोजन अटैच है। तो इसमें से सबसे पहले देखो प्रायोरिटी हम किसे देंगे, किसका एटॉमिक नंबर इसके अंदर ज़्यादा है। ये देखो कार्बन से नाइट्रोजन अटैच है, तो एटॉमिक नंबर सबसे पहले इसका 7 है, कार्बन का 6 है, इस कार्बन का भी 6 है, और इसका 1 है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे हम इस वाले को, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड हम अब देखेंगे इस कार्बन से कार्बन अटैच है, इससे भी कार्बन अटैच है, इसका भी एटॉमिक नंबर 6 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 6 है। अब हम इसके बाद इसे अगले ग्रुप को देखेंगे। यहाँ अटैच है ऑक्सीजन, यहाँ अटैच है हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन का ज़्यादा है एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो सेकंड प्रायोरिटी हम इसे देंगे, थर्ड हम इसे देंगे, और सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी मिलेगी हाइड्रोजन को। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ, एल का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, और डी का मतलब है क्लॉकवाइज। तो हमें इसके अंदर सिर्फ एल देखना है। और याद रखना, अगर फोर्थ ग्रुप होना चाहिए सिर्फ वर्टिकल लाइन पे, अगर वो प्रेजेंट है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो जो हम ओरिएंटेशन एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज हम काउंट करेंगे वो उससे उल्टी हो जाएगी। अगर हाइड्रोजन सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट है हॉरिजॉन्टल पे, तो जैसे हम इसके अंदर देखते हैं, फर्स्ट किसमें है? अमीनो ग्रुप, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये है क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? डी फॉर्म। नेक्स्ट टाइम हम सेकंड देखते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड इस वाले को, थर्ड इस वाले को, फोर्थ इस वाले को। तो फर्स्ट से हम सबसे पहले सेकंड की तरफ जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कौन सी रोटेशन आ रही है? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है? हॉरिजॉन्टल के ऊपर, तो ये ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगी एंटी क्लॉक से क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज के लिए हम यूज़ करते हैं टी। नेक्स्ट है फर्स्ट प्रायोरिटी इसे देंगे, सेकंड हम इसे, थर्ड हम इसे, फोर्थ हम इसे। अब ये अरेंजमेंट कैसी है? 1 से 2 की तरफ मूव करेंगे, 1 से 2, 2 से 3 तक जाएंगे, तो ये कौन सी अरेंजमेंट है? एंटी क्लॉकवाइज सॉरी। और क्लॉकवाइज के बाद हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है? हॉरिजॉन्टल के ऊपर, तो ये ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी, ये एंटी क्लॉक से बन जाएगी क्लॉकवाइज से बन जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये है एल फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा प्रायोरिटी से सेकंड इसे देंगे, थर्ड इसे देंगे, और फोर्थ इसे देंगे। तो 1 से 2 की तरफ मूव करेंगे और 2 से 3 की तरफ मूव करेंगे, तो ये ऐसी कुछ ओरिएंटेशन आएगी। ये कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज। और लेकिन हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है? हॉरिजॉन्टल के ऊपर, तो ये ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी, ये एंटी से बन जाएगी क्लॉकवाइज के अंदर, और ये आएगा डी फॉर्म। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? सी वाला, क्योंकि यही है एल फॉर्म, एल सेरीन। नेक्स्ट हमारा 11th, थाइमिन इज। थाइमिन को हम क्या कहेंगे? एक अनदर नेम कौन सा है थाइमिन का? तो ये देखिए, ये एक यूरासिल का स्ट्रक्चर है। अब मैं यूरासिल का स्ट्रक्चर के ऊपर 5th कार्बन के ऊपर अगर मैं मिथाइल ग्रुप को लगा दूं, तो इसको अगर मैं IUPAC के हिसाब से पढ़ूं, तो ये पढ़ेगा 5 मिथाइल यूरेसिल। और 5 मिथाइल यूरेसिल को मैं पढ़ता हूं, तो इसका कौन सा स्ट्रक्चर बन जाता है? थाइमिन का।
तो इसलिए बच्चों 5 मिथाइल यूरेसिल को कहते हैं हम थायमिन, एक अनदर नेम है थायमिन का। 12th है हमारा लाइसिन इज लिस्ट सोल्यूबल इन वाटर इन द पीएच रेंज। इसने कह रखा है लाइसिन लिस्ट सोल्यूबल, कम सोल्यूबल है वाटर के अंदर, कौन सी पीएच रेंज पे। अगर मैं वाटर किस पीएच रेंज का लूँ कि लाइसिन लिस्ट सोल्यूबल हो, तो याद रखना कोई भी अमीनो एसिड लिस्ट सोल्यूबल होगी उसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे। अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कौन सा है, जिस पॉइंट पे किसी अमीनो एसिड पे कोई चार्ज ना हो, वो न्यूट्रल हो, उसे कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब अमीनो एसिड क्या है, एक मोस्टली लाइसिन क्या है, एक अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड किस टाइप के हैं, बेसिक टाइप के। तो बेस आपने पढ़ा होगा 7 से नीचे एसिड, 7 वाले न्यूट्रल और 7 से ऊपर बेस। तो ये बेसिक है तो ये नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा। इसका आंसर होगा 8 से 9 पर, क्योंकि बेसिक अमीनो एसिड है तो बेसिक मीडियम यही होगा। इसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है 8 से 9 पर होगा। हमारा 13 क्वेश्चन है मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड एंड मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड आर। इसने कह रखा है कि मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड और मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड के अंदर क्या रिलेशन है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको एक एग्जाम्पल दिखाएंगे। ये एग्जाम्पल हमारा एनसीईआरटी से लिया गया है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का। अब ये देखो, इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर आप नोट करो, इस स्ट्रक्चर के और इस स्ट्रक्चर के अंदर 6 कार्बन सेम है, 5th सेम है, 4th सेम है, 3rd सेम है, 2nd सेम है। सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग किस कार्बन पे है, इस कार्बन के ऊपर, C1 कार्बन के ऊपर। क्या चेंज है, इसमें OH राइट साइड में है, इसमें OH लेफ्ट साइड के अंदर है। अब इसने डेफिनेशन पढ़ो, द 2 साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप एट C1 कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। अब याद रखना बच्चों, ये कौन सा कार्बन है, हेमीएसिटल कार्बन है। अगर इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल कार्बन के ऊपर चेंज हो, उसके हेमीएसिटल कार्बन के ऊपर चेंज हो। ये देखो हेमीएसिटल कार्बन इसलिए कहा क्योंकि ये देखो इसके साथ रिंग की फॉर्मेशन करेगा, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना दी इसने C1 के साथ मिलके। ये कौन सा है, हेमीएसिटल कार्बन। अगर इसकी कन्फिग्रेशन के अंदर चेंज हो, सिर्फ एक कार्बन की कन्फिग्रेशन, वो कौन सा कार्बन, हेमीएसिटल कार्बन, तो वो दोनों स्ट्रक्चर क्या होंगे, एक दूसरे के एनोमर। तुम्हारा आंसर कौन सा है, ये दोनों एक दूसरे के होंगे एनोमर। अब याद रखना, अब इसने दे रखे टर्म एपिमर, इनेंशियोमर और कन्फर्मेशनल डायस्टीरियोमर। अब ये क्या होंगे, याद रखना, अगर इन स्ट्रक्चर में से इसके हेमीएसिटल कार्बन के ऊपर कोई चेंज ना हो, सिर्फ और सिर्फ 2nd पे हो, 3rd पे हो, 4th पे हो, हेमीएसिटल के अलावा किसी और कार्बन के ऊपर चेंज हो, तब ये एक दूसरे के क्या होंगे, एपिमर होते। अगर नेक्स्ट है इनेंशियोमर, अगर ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे की मिरर इमेज हों और एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल ना हो, तो इन दोनों स्ट्रक्चर को मैं कहता हूँ ये दोनों क्या है, इनेंशियोमर। नेक्स्ट है हमारा कन्फर्मेशनल डायस्टीरियोमर। अब ये देखो, अगर ये दोनों स्ट्रक्चर मिरर इमेज ना हो और ना ही एक, और दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल ना हो, ना तो एक दूसरे की मिरर इमेज है, ना ही एक दूसरे पर क्या है, सुपर इम्पोजेबल है, तो उसे कहेंगे डायस्टीरियोमर। इसके अंदर दोनों स्ट्रक्चर के अंदर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की सेम रहेगी, इसके अंदर चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या, दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे की मिरर इमेज तो हैं, लेकिन वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल नहीं है। इसके अंदर ना उसकी मिरर इमेज है और ना ही वो सुपर इम्पोजेबल है, उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों की अलग अलग हो। नेक्स्ट है हमारा 14, फाइंड द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट व्हेन द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड ब्रेक। जब मैं न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो मुझे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। तो आपको याद करना है, ये मिलेगा हमें फर्स्ट वाला
3OH डी हाइड्रोक्सी राइबोस 5 फॉस्फेट। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ माल्टोज। अगर मैं माल्टोज का एक डाइसैकराइड है, अगर मैं माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करूंगा तो मुझे क्या फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको माल्टोज का एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं जो अगेन एनसीईआरटी से लिया है। माल्टोज का एक डाइसैकराइड। अगर मैं माल्टोज का ब्रेक डाउन करूंगा तो मुझे सिंपल शुगर की यूनिट मिलेगी अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज की, ये वाला। तो कौन कौन सी मिलेगी मुझे, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, फर्स्ट ही ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा 16 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसने कह रखा है इन चारों में से नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है। तो याद रखना बच्चों, जितनी भी मोनोसैकराइड है और जितनी भी डाइसैकराइड है वो सारी की सारी क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। सिर्फ और सिर्फ एक को छोड़ के, वो है सुक्रोज को छोड़ के, ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब रिड्यूसिंग किसे कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग किसे कहते हैं, हम इस स्लाइड के अंदर देखेंगे। अब इसने क्या रखा है, इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसैकराइड दैट इज एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप आर बॉन्डेड, दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, एग्जाम्पल सुक्रोज। अगर किसी भी मोनोसैकराइड के अंदर, ठीक है, उसमें एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप बॉन्डेड है, बॉन्डेड फॉर्म में है, तो वो नॉन रिड्यूसिंग होगी, एग्जाम्पल है सुक्रोज। अगर वो फ्री फॉर्म में है, दोनों फंक्शनल ग्रुप रिड्यूसिंग ग्रुप फ्री फॉर्म में है, तो वो होगी रिड्यूसिंग शुगर, और इसके एग्जाम्पल है माल्टोज और लैक्टोज। इसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो हमारा इसका एग्जाम्पल है फर्स्ट वाला सुक्रोज। नेक्स्ट है हमारा माल्टोज इज मेड ऑफ द यूनिट। अब इसने वही पूछ लिया, रिपीट क्वेश्चन किया है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, ये देखिए ये बड़ा। तो इसने क्या रखा है कि माल्टोज किस किस से बनी है, तो दो यूनिट है, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज से। हमारा इसका सिंपल सा आंसर आएगा अल्फा डी ग्लूकोज, सी वाला, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 क्वेश्चन, टोकोफेरोल इज द केमिकल नेम ऑफ। याद रखना आपको केमिकल नेम सारे चीज़ों के याद होने चाहिए। तो इसके अंदर हम चारों के केमिकल नेम देखेंगे। इसने पूछा है टोकोफेरोल किसका केमिकल नेम है। तो फर्स्ट हम देखते हैं विटामिन के। अब विटामिन के का केमिकल नेम है फिलोक्विनोन। नेक्स्ट विटामिन एच का बायोटीन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन एच अपने हेयर ग्रोथ के लिए। अगर आपके हेयर की मोटाई कम हो रही है या वो झड़ रहे हैं तो याद रखना उसमें बायोटीन की कमी है। आप बायोटीन युक्त फूड लें, आपके हेयर ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई को कहते हैं हम टोकोफेरोल। और नेक्स्ट है विटामिन डी, इसको कहते हैं हम कैल्सीफेरोल। इसमें एफ आएगा, इसमें पी आएगा, याद रखना। अब हमारा आंसर है टोकोफेरोल पूछ रखा है, तो टोकोफेरोल का आंसर है बी वाला। नेक्स्ट है हमारा ग्लूकोज। हमारा 19 क्वेश्चन है, हमारा 19 क्वेश्चन है, ग्लूकोज को मैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ मिलाऊंगा तो मुझे एक्स प्रोडक्ट मिलेगा, उसका मैं फिर हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो मुझे वाई मिलेगा, और वाई को एच आई के साथ रिएक्ट करूंगा और हीट करूंगा तो मुझे ए मिलेगा। तो पूछ रखा है इसने ए कौन सा है। तो चलो हम करते हैं। ये देखो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, अगर मैंने उसे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ मिला दिया, ये देखो, तो जो एक्स प्रोडक्ट मिला वो मुझे ये मिला, साइनोहाइड्रीन। अब फर्दर इसने क्या कह रखा है कि हमें उसकी हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी। हाइड्रोलिसिस करता हूँ मैं इसे। हाइड्रोलिसिस करने पर आपको मिलेगा CH, यहाँ लग जाएगा COH ग्रुप, यहाँ एज इट इज़, ये सब का सब एज इट इज़ होगा।
और नेक्स्ट इसने क्या क्या रखा है, वाई तो ये हमारा वाई है। नेक्स्ट हमने करना है एच आई के साथ, हीट भी करना है साथ में, तो मुझे मिलेगा CH3CH2 × 5COH हेप्टेनोइक एसिड। फाइनल प्रोडक्ट कौन सा होगा हमारा, हेप्टेनोइक एसिड। नेक्स्ट है हमारा, ये दे रखा है इसने X दे रखा है, एक Y दे रखा है और ये दे रखा है Z। इसने पूछ रखा है अरेंज X, Y एंड Z इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ में हमें अरेंज करना है इनको। तो याद रखना एक बेसिक सी बात है, X कहाँ प्रेजेंट है, X पे जो ग्रुप प्रेजेंट है वो है ही एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, और जो Y पे प्रेजेंट है वो है बेसिक ग्रुप। तो इसमें से कंफ्यूजन तो दूर होगी। अगर इंक्रीजिंग सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, X, और सबसे ज़्यादा पीछे जो लास्ट में आएगा, क्योंकि बेसिक है तो सबसे लास्ट में जाएगा Y, तो बच गया कौन, Z, क्योंकि Z एसिड के पास है और खुद ये एक बेस है, तो मिडिल बीच की प्रॉपर्टी शो करेगा। बेसिक सा एक सम था ये, बिल्कुल ईजी। या इसे डिफ़िकल्ट लाइफ से भी -I इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। काफ़ी तरीक़ों से हम कर सकते हैं इसे, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक तरीका है। ये खुद ही एक एसिड है तो X ग्रुप सबसे पहले, और Y खुद ही एक बेस है तो बेसिक ग्रुप सबसे लास्ट में, और बीच में ये वाला। तो ये आंसर होगा X, Z और Y, ए वाला। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ अमीनो एसिड कंटेन ओनली एसेंशियल अमीनो एसिड। अब इसने क्या रखा है, इन अमीनो एसिड, ये चारों के चार जो पार्ट दिए हुए हैं, इनमें से हमें सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल अमीनो एसिड को ढूंढना है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एसेंशियल किसे कहेंगे और नॉन एसेंशियल किसे कहेंगे। अमीनो एसिड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एसेंशियल, एक नॉन एसेंशियल। अब एसेंशियल अमीनो एसिड की ये मैंने लिख रखी है क्योंकि ये मैंने डायरेक्ट NCERT से कॉपी पेस्ट किए हैं। 10 अमीनो एसिड दे रखी हैं जो NCERT ने एसेंशियल है, लेकिन आप काफ़ी बुक में पढ़ोगे तो 9 होंगी, वैसे तो 8 हैं। जो 9th है वो हमारे बच्चों के अंदर है, जो हिस्टीरिन बच्चों के अंदर इफ़ेक्टिव है। तो हम सिर्फ और सिर्फ 10 पढ़ेंगे क्योंकि NCERT मातों को हमें प्रायोरिटी देनी है। तो ये हमारी मेथियोनिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफेन, हिस्टीरिन, आर्जिनिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, लाइसिन, वेलिन, ये 10 एसेंशियल अमीनो एसिड आप याद कर लीजिए। और जितनी भी 20 है टोटल हमारी प्रोटीन अमीनो एसिड, 10 ये एसेंशियल है, 10 दे रखे हैं नॉन एसेंशियल। अब एसेंशियल अमीनो एसिड हम उसे कहेंगे जो हमारा शरीर नहीं बना सकता, जो हमें बाहर से फूड के रूप में लेनी पड़ती है, उसे हम कहेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड। और ये वाली है 10 की 10, जो हमारा शरीर नहीं बनाता, हमें बाहर से फूड के रूप में लेनी पड़ती है। और नॉन एसेंशियल है, जो हमारा शरीर बनाता है, हमें बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर देख लेना आप कौन सा मैच करेगा। सेकंड में जो तीनों की तीनों है वो है एसेंशियल अमीनो एसिड। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट। अब इसने पूछ रखा है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से इनकोरेक्ट है। तुम्हारी फर्स्ट है, अमाइलोपेक्टिन इज इनसोल्यूबल इन वाटर। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये स्टार्च का एक कंपोनेंट है। स्टार्च के दो कंपोनेंट हैं, एक अमाइलोज, एक अमाइलोपेक्टिन, जिसके अंदर अमाइलोपेक्टिन इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर, क्योंकि ये ब्रांचिंग फॉर्म के अंदर है। नेक्स्ट हमारा बी, फ्रक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर। हाँ ये ठीक है, मैंने आपको कहा था जितनी भी मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड है सारी की सारी क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, एक्सेप्ट सुक्रोज को छोड़ के। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा डी राइबोज शुगर इज प्रेजेंट इन DNA, तो ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। डी राइबोज शुगर प्रेजेंट होगी RNA के अंदर, और DNA के अंदर प्रेजेंट होगी डी ऑक्सी राइबोज शुगर।